नमस्कार। आज की चुनावी घचपच में आप सभी बंधुओं का स्वागत है। आज का जो हमारी विषय है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के, सर्वप्रथम मैं आप लोगों को एक खुशखबरी बता दूं कि आज ही सैटरडे टीवी नाम से एक यूट्यूब चैनल का हमने शुरुआत किया है और अब हमारी आपकी जो भी बातचीत या जो भी मैं आप लोगों के समक्ष किसी भी विषय वस्तु को लेकर आऊंगा वह यूट्यूब चैनल पर भी रहेगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर तो रहेगा ही, लेकिन यूट्यूब चैनल पर भी हमारा लाइव होगा। और क्योंकि आज शनिवार दिन था और क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल का भी नाम सैटरडे टीवी करके है, नाम उसका सैटरडे टीवी, और एक मैगजीन भी हमारी हिंदी मासिक है जिसका नाम है द सैटरडे मैगजीन। तो जो भी मैगजीन भी सैटरडे के नाम से है और अपना यूट्यूब चैनल भी सैटरडे टीवी के नाम से है। और आने वाले दिनों में मीडिया से जुड़े जो भी प्रोडक्ट मेरे रहेंगे वो सब सैटरडे के ही नाम से रहेंगे। अब आज का हमारा मुख्य विषय था उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में जो सभी दलें धीरे धीरे यहां के मतदाताओं को लुभाने के लिए अपना एक झुंझुना या अपना वादा या उनका मैनिफेस्टो, उसको जो भी आप समझिए, ला रहे हैं लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो को जारी तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने बताया कि वो 2005 के पूर्व पेंशन को बहाल करेंगे सरकारी कर्मचारियों का, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। कांग्रेस ने 20 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी का अभी कोई इस तरह का मैनिफेस्टो तो आया नहीं है, लेकिन उनका मैनिफेस्टो सबसे बड़ा यही है, सबका साथ सबका विकास। उसको लेके वो लोग 5 साल सरकार चलाए हैं और 5 साल सरकार चलाने के बाद फिर मैदान में है। लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आता कि लोग जो घोषणाएं करते हैं, अभी मेरी कल भी जब आप लोगों से मैं चर्चा कर रहा था तो मैं कहा कि किसी भी दल का मैनिफेस्टो आना तो जरूरी है, वो जनता के बीच क्या करेंगे, कैसे करेंगे, लेकिन कोई व्यक्ति, कोई दल ये नहीं बता, व्यक्ति या कोई दल या व्यक्ति मतलब उस दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय महासचिव या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यह नहीं बता रहा है कि आप यह चीज करेंगे। तो आज के जो बजट है उत्तर प्रदेश का, या जो उत्तर प्रदेश के बजट में जो आय है और जो व्यय है, तो आप कैसे करेंगे। कहने से सरकार में कोई राजनीतिक दल आवे और कह दे कि मैं सरकार में आऊंगा तो हर घर में 5-5 लाख रुपया दे दूंगा, हर इंटर पास को 1 लाख रुपया बेरोजगारी भत्ता दे दूंगा, हर ग्रेजुएट को 1.5 लाख रुपया महीना घर बैठे दूंगा। ये बात कहने के पहले सोचना पड़ेगा ना कि आप कैसे देंगे, कहां से देंगे, क्या करेंगे। 12,000 रुपया प्रत्येक शौचालय को फ्री सरकार देती है।
इसके लिए पूरा बजट का प्रावधान देश स्तर पर किया गया है, कई हजार करोड़ का। आवास लोगों को निःशुल्क दिया जाता है, प्रधानमंत्री आवास। तो केंद्र सरकार ने उस बजट का प्रावधान किया है, लेकिन वह एक सिस्टम में चला आ रहा है। स्वच्छता अभियान में आज 12,000 सरकार दे रही है। कांग्रेस की सरकार में यह अभियान था। ऐसा नहीं है कि स्वच्छता अभियान भारतीय जनता पार्टी के और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के ही कार्यकाल में शुरू हुआ है। इसके पहले से स्वच्छता अभियान शुरू था, स्वच्छता कार्यक्रम इसके पहले से चल रहा है। और कांग्रेस के सरकार के समय भी स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय बनाने के लिए 1,000 रुपया दिया जाता था और लोगों को ग्राम सभा से वो चेक मिलता था, लोग बनवाते थे। लेकिन वो धीरे धीरे वो बजट थोड़ा कम था। धीरे धीरे जब केंद्र सरकार में 2014 में मोदी जी की सरकार आई है तो उन्होंने उस बजट को बढ़ाया है। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप लोग जो भी घोषणा कर रहे हैं, जो भी बात रख रहे हैं पब्लिक के बीच में, तो उसको थोड़ा इस तरह रखिए कि पब्लिक को भी समझ में आवे कि आप कुछ कर सकते हैं। जैसे है ना कि पब्लिक सब जानती है, ऐसा नहीं है कि कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति कुछ भी बोल दे या कोई भी बात कर दे या कोई घोषणा करने की बात कहे तो पब्लिक नहीं जानती है। पब्लिक सब जानती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी भी काम को तो एक बार करने के लिए कोई भी राजनीतिक दल कर सकता है। आप किसी भी घोषणा को आप पूरा कराने के लिए आप सरकार में उत्तरी बजट का आवंटन करके आप एक बार उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन जब आपके प्रदेश का बजट ही वो नहीं होगा, आपके प्रदेश की आय ही उतनी नहीं होगी, तो फिर आप ओवरड्राफ्ट में जाएंगे। आज की जरूरत है, सबसे बड़ी जरूरत है, इस पर कोई परिचर्चा नहीं हो रही, केवल भाषण होती है। सबसे बड़ी जरूरत है उत्तर प्रदेश में लोगों को शिक्षा की सबसे ज्यादा। वो प्राइमरी स्कूल गांव गांव खुलने से शिक्षा नहीं होगा। प्राइमरी स्कूल में क्या हो रहा है, किस स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, किस स्कूल में शिक्षक आ रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। और दूसरी चीज है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य विभाग में दवाओं की सप्लाई हो रही है। उन दवा को देखिए ना, पैरासीटामोल की दवा की जो सप्लाई हो रही है वो किस कैटेगरी की दवा है? वो प्रोपेगेंडा है कि वो दवा पेटेंट है कि जेनरिक है, किस कंपनी से आई है, कहां से बन के आई है, कौन उसका कॉन्ट्रैक्टर है? ऐसी बहुत सी दवाएं आ रही हैं सरकारी अस्पतालों में जो मार्केट में जो अनपेटेंट दवा है उनकी अपेक्षा 5% फायदा नहीं करती है दवा। चंडीगढ़ और पंजाब में एक एक घर घर में दवा बनाने की फैक्ट्रियां हैं। दवा के पत्ते पर लिखा रहेगा 80 रुपए और दुकान जब वो आप फैक्ट्री से खरीदेंगे तो मिलता है 3 रुपए में, और पत्ते पर दाम लिखा रहता है 80 रुपए। तो 77 रुपये बीच में गैप हुआ ना, वो गैपिंग कहां जाता है? सभी प्रोपेगेंडा किस्म की दवाएं सरकारी अस्पतालों पर सप्लाई हैं, उसको सुधारने की जरूरत है। दूसरी चीज यह है कि यहां स्वास्थ्य के अलावा शिक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लोग अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने भेजते हैं, लोग अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं।
कॉर्बल स्कूल में भेज रहे हैं, प्राइमरी में क्यों नहीं भेज रहे हैं? जबकि प्राइमरी स्कूल के शिक्षक के बराबर कॉन्वेंट स्कूल के शिक्षक उसका 10-20% भी वेतन नहीं पाते हैं, और वो इतना अच्छा शिक्षा दे देते हैं। अब प्राइमरी स्कूल में हमारे यहाँ के किसी भी IAS, IPS, IFS, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री या कोई सेकंड क्लास अफसर, किसी का बेटा, रेयर टू रेयर, नाम नहीं बता पाएंगे हम तो नहीं जानते किसी का बेटा प्राइमरी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करता है। आखिर क्यों नहीं करता है? इसके पीछे तो सोचना, एक मतलब सोचने की बात है, क्योंकि हम परिचर्चा इसलिए कर रहे हैं कि यह बात आम जन तक जाए, आम जन भी इस बात की चर्चा करें, अपने नेता से चर्चा करें, जो वोट मांगने जा रहे हैं उनसे चर्चा करें, उनसे बात करें कि भाई उनका बेटा कहां पढ़ता है या उनका पोता कहां पढ़ता है, प्राइमरी में पढ़ता है कि कॉन्वेंट में पढ़ता है। तो सब शिक्षा की सबसे जरूरत है कि आप अपने जो आपका फाउंडर जो मतलब आपका एकदम समझिए कि न्यू है, जहां से शुरुआत होनी है प्राइमरी स्कूल, शिशु से कक्षा 5 तक या उसको LKG से क्लास 5 तक, जो आपकी प्राइमरी स्कूल है, जहां 5-5 टीचर, जहां 4 लाख 5 लाख रुपया सरकार का प्रतिमाह वेतन में जा रहा है, लाख रुपया से ऊपर प्रतिमाह मिड डे मील में जा रहा है सरकार का हर महीना, यानी एक प्राइमरी स्कूल में लगभग 1 करोड़ रुपया सालाना जा रहा है। तो उसको सही करने की जरूरत है, उसकी मॉनिटरिंग कराने की जरूरत है। स्वास्थ्य पर जो हमने बताया उस पर मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। ये सही है कि आप रोजगार, सरकारी नौकरी सबको नहीं दे सकते हैं, न तो उतनी जगह है, लेकिन रोजगार क्रिएट किया जा सकता है। रोजगार क्रिएट करने के लिए आपका कौशल विकास योजना है। कौशल विकास योजना जमीनी हकीकत में कितना तक सत्य है? सामाजिक संस्थाएं, अन्य लोग मिल करके उसको गांव गांव जा करके फॉर्मेट बना करके, फॉर्म भर करके उन लोगों को 1 महीना 2 महीना 4 महीने की ट्रेनिंग दिला के सर्टिफिकेट देकर चले जा रहे हैं। उस हिसाब से लिस्ट बना करके उनका जो हर पूरा उनका जो प्रोजेक्ट है उस हिसाब से पेमेंट सरकार से ले रहे हैं। जमीन पर क्या है? आधार कार्ड लगवा करके, और तो और जिन बच्चों को ले रहे हैं आधार कार्ड बना के सब कुछ जमा कर रहे हैं, उसकी तैयारी क्या कर रहे हैं? सरकार की योजना नीचे क्रियान्वयन कितनी हो रही है? कितने लोग कौशल विकास योजना से प्रशिक्षण लेकर के नौकरी पा गए या कहीं काम कर रहे हैं? इन सभी राजनीतिक दलों को इस पर परिचर्चा करना चाहिए, इन बातों पर ध्यान देना चाहिए, और जो लोगों की मूलभूत जरूरत है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, उस पर बात करनी चाहिए। उन लोगों को उस पर बात नहीं करनी चाहिए कि हम सरकार बनाएंगे तो सबको 50,000 बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, हम सरकार बनाएंगे तो इतने लाख लोगों को रोजगार दे देंगे, हम सरकार बनाएंगे तो बिजली फ्री कर देंगे। जो भी चीज करेंगे वो तो सरकार, आपके पास से पैसा नहीं आएगा, पब्लिक का ही तो पैसा जाना है। अभी आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास खड़ा है, आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर से बेहतर देने की बात करिए। सरकार बनाने के बाद अपने सरकार के कैबिनेट में आप पास करिए कि आपका IAS, आपका IPS, आपका IFS, आपका डॉक्टर, आपका इंजीनियर, आपका मिनिस्टर, आपके चीफ मिनिस्टर के बच्चे पहले प्राइमरी स्कूल में पढ़ेंगे। ये खुद आप तय करिए। तो जब किसी IAS का बेटा, किसी IPS का बेटा, किसी मिनिस्टर का बेटा, चीफ मिनिस्टर का बेटा, या कैबिनेट मंत्री का लड़का, या डॉक्टर का लड़का, इंजीनियर का लड़का, या उसकी बेटी जब प्राइमरी स्कूल में जाएगी, तो अपने आप प्राइमरी स्कूल के शिक्षक अपने आप राइट टाइम और अच्छी शिक्षा देंगे। सरकार का हजारों करोड़ रुपया प्राथमिक विद्यालय पर किस
कौन सा मतलब 1 से 5 तक का पूरे प्रदेश का रिकॉर्ड बना देगी। प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा 5 तक क्लास करने के बाद कितने % बच्चे ऐसे निकले कि जो कि अन्य स्कूलों के कॉन्वेंट के स्कूल के बच्चों से आगे निकले हों। कितने प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं जो क्लास 5 पास करने के बाद 6 और 7 में सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल या सैनिक स्कूल में उनकी एडमिशन इंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गई हो। यहां तक सर्वाधिक नवोदय में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वो भी नाम तो उनका प्राइमरी स्कूल में चलता है, लेकिन उनको कोचिंग अलग से कराया जाता है, वो बच्चे नवोदय तक एडमिशन होता है। प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हुए बच्चा कोई नवोदय में हम नहीं देखे आज तक कि उसको कोई कोचिंग न कराई गई हो, कोई अलग से पढ़ाई न की गई हो, उसका नवोदय में एडमिशन हो गया हो। अब 100 में 1 हो गया होगा कहीं, वो हम नहीं बता सकते। ऐसे भी बहुत शिक्षक हमारे उत्तर प्रदेश में हैं जो अपनी ध्यान से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन अधिकतर शिक्षा को ही सुधारने की जरूरत है। और शिक्षा तभी सुधरेगा जब उत्तर प्रदेश के IAS, IPS, IFS मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर के बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ना शुरू करेंगे। यह जरूरी है। रोजगार बढ़ाने की जरूरत है। रोजगार पर बात करें, रोजगार इस तरह नहीं होगा। रोजगार बढ़ाने के लिए आपको क्रिएटिव करना पड़ेगा, क्रिएशन करना पड़ेगा। आपको क्रिएटिव करना पड़ेगा। किस तरह क्रिएटिव करें, किस तरह लोगों को रोजगार में, कैसे लोगों को जो व्यवसायिक शिक्षा दी जा रही है, व्यवसायिक शिक्षा दी जा रही है, तो ऐसे व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को किस तरह के रोजगार में उनको मतलब बेसिक बेस से ही उनको ले जाना पड़ेगा। हमारा पूरा लबोलबाब जितनी भी बात का था, हमारा मेन मतलब कहने का सिर्फ ये था कि हम लोग किसी भी पार्टी के जो उनका घोषणा पत्र है उस पर हम लोगों को, सबको, पूरे समाज को आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घोषणाएं कुछ भी की जा सकती है। हमको जमीन पर उतरने की जरूरत है। मतदान करने के पहले यह सोचने की जरूरत है कि 5 साल 2017 से 2022, 5 साल 2012 से 2017 और 5 साल 2007 से 2012, यानी 2007 से 2012 बसपा, 2012 से 2017 सपा और 2017 से 2022 भाजपा। ये 3 सरकार 15 साल में रही, और जिसमें 2 लोग आज की डेट में आमने सामने लड़ रहे हैं करीब करीब, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। अब जो 12 से 17 में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं, और 17 से 22 में भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री रहे हैं, और 2007 से 12 तक बहुजन समाज पार्टी की सुश्री मायावती जी रही हैं। अब आप लोग तय करिए कि 3 सरकार में आपको बेहतर परिणाम किस सरकार में मिला, किस सरकार में आपको ये लगा कि सरकार की मशीनरी आपके हिसाब से चुस्त और दुरुस्त है। तीनों लोगों का आकलन कर लीजिए, आपके सामने है, और आकलन करके तब मतदान करिए। और मतदान हमेशा जातिवाद, धर्मवाद से ऊपर उठ के होना चाहिए। मतदान हमेशा राष्ट्रवाद और विकासवाद पर होना चाहिए। राष्ट्रवाद पर और विकासवाद पर मतदान करेंगे तो आपको ये 5 साल तक आपके मनोभावनाओं की तरफ, जो आपकी मनोभाव होगी, उस तरह की सरकार प्राप्त करेंगे, और आपको उसी तरह एक चिंतन और मनन जब करेंगे तो आपको उससे संतुष्टि भी होगी। क्योंकि हम तो किसी राजनीतिक दल के तो है नहीं,
बेसिक हमारा पत्रकारिता ही है, लेकिन हम रोजाना कुछ न कुछ इसलिए आप लोगों के सामने लाके प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे हमने तो कल राहुल गांधी जी का था, उनका मैनिफेस्टो था 20 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। 2 दिन पहले अखिलेश यादव जी ने बोला था कि 12 लाख कर्मचारी को पेंशन दी जाएगी, बहाल होगी पेंशन, 300 यूनिट तक बिजली फ्री होगा। तो ये सब बातों को जैसे हम सुनते हैं, जब सुनने के बाद हम थोड़ा सा 10 लोगों से बातचीत करते हैं कि ये सब संभव है, तो फिर आप लोग के समझ लगते हैं। करने के लिए कुछ भी करें, लेकिन कितना संभव है वो तो बात की बात है। संभव क्या है? संभव यह है कि जो हमारे प्रदेश में है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको ठीक करिए, स्वास्थ्य ठीक करिए, शिक्षा ठीक करिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका उसमें ही लोगों को रोजगार देने का काम करिए। सरकार के पैसे से बेरोजगारी भत्ता हम किसी को दे करके सरकार को क्यों आर्थिक संकट में लावे? बेरोजगार को रोजगार दीजिए ना। बेरोजगारी भत्ता देंगे तो वो फिर भी बेरोजगार रहेगा वो। किसी भी व्यक्ति को पैसा दे करके 500-1000 रुपया महीना, आप उसके 10,000 रुपया महीना आय को रोक रहे हैं। ये मतलब वो आदमी दोनों हाथ से कमा करके 10,000 रुपया कमा सकता है, और जिस समय वो 1,000 रुपया पाने लगेगा तो फिर 10,000 की आमदनी के बारे में सोचना बंद कर देगा। तो इसीलिए हमको रोजगार देना है, रोजगार का भत्ता नहीं। मतलब आम पब्लिक को सोच बनानी पड़ेगी कि हमको रोजगार चाहिए, रोजगार का भत्ता नहीं चाहिए। हमको स्वास्थ्य चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था उत्तम क्वालिटी की होनी चाहिए। स्वास्थ्य का कार्ड बन जाने से 5 लाख रुपए का सबका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हो जाएगा। स्वास्थ्य केंद्र पर वो व्यवस्था मौजूद होनी चाहिए। शिक्षा का हाई स्कूल कक्षा 1 से लेकर के और ग्रेजुएट तक फ्री कर दिया जाए, तो इससे शिक्षा थोड़ी मिल जाएगी। शिक्षा मंदिर में किस तरह की शिक्षा, किस गुणवत्ता की शिक्षा दी जा रही है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। हमने 1-2 विद्यालय, एक गोरखपुर में हमने एक विद्यालय देखा था, प्राइमरी स्कूल था, प्राथमिक विद्यालय। कैंपियरगंज क्षेत्र में वो विद्यालय है, स्थान का नाम नहीं पता है, लेकिन उसके जो प्रधानाध्यापक हैं वो श्री उमेश चंद्र शुक्ला जी हैं। 1 साल पहले वो विद्यालय हम देखे थे। वो विद्यालय जैसे कॉन्वेंट की तरह लग रहा था, इतनी उसमें और बच्चे भी उसी हिसाब से, क्योंकि उस हिसाब से उस शिक्षक ने उनको तराशने का काम किया। और उसको मतलब उस विद्यालय का प्रांगण और उस विद्यालय की पेंटिंग और विद्यालय के सब जो रूम है उनके, और प्रिंसिपल रूम है जो भी उसमें थे, सब अपने आप में लग रहा, कॉन्वेंट से भी खूबसूरत लग रहा था। इसी तरह भी हम जल्दी कुशीनगर में ग्राम सभा पड़ौली है, कप्तानगंज विकास खंड में, वहां के एक प्राथमिक विद्यालय को हम देखे कि मतलब उस प्राथमिक विद्यालय के आसपास मतलब लोगों को बैठने की व्यवस्था और बेहतरीन कमरे और बाकायदे हर जगह अच्छे अच्छे स्लोगन। वहां के प्रधान जो नवनिर्वाचित इस बार हुई हैं श्रीमती शक्ति देवी जी, उन्होंने जो है उस गांव में मतलब इसकी शुरुआत करके पूरे जिले में चर्चा का विषय बना दिया है। तो इस तरह लोग आगे आएंगे, लेकिन सरकार को इसमें, कोई भी सरकार बने, सरकार को इसमें आगे आना पड़ेगा। सरकार मीन्स जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो अपने बच्चों को भेजें प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने। इसी तरह जैसे हम बता रहे हैं, पूरे प्रदेश के करीब 60,000 ग्राम सभा हैं, 60,000 ग्राम सभा में 1 लाख से ज्यादा विद्यालय होंगे।
सब विद्यालय चमकने लगेगा, कॉन्वेंट से आगे हो जाएंगे। शिक्षा में उत्तर प्रदेश, हमको केरल की बातें नहीं करनी पड़ेगी, केरल से कितने गुना आगे शिक्षा में उत्तर प्रदेश आगे हो जाएगा। लेकिन सबको सोचने की जरूरत है। घोषणाएं से नहीं कुछ होती है, जमीनी हकीकत पर काम करना चाहिए। और मतदाता को भी घोषणाओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए, जमीनी हकीकत पर ध्यान देना चाहिए कि जमीन पर क्या हुआ है, क्या हो रहा है। तब आपका गांव सुधरेगा, गांव सुधरेगा तो क्षेत्र सुधरेगा, क्षेत्र सुधरेगा तो जिला सुधरेगा, और जिला सुधरेगा तो प्रदेश सुधरेगा, और जब प्रदेश सुधरेगा तो देश सुधरेगा। इसी तर्ज पर काम करिए। इसी तरह मतदाता बंधुओं से, अपने मित्रों से हम रूबरू हमेशा होते रहेंगे, और आप लोग अपना सुझाव हमको देते रहिए। फिर कल मिलेंगे 5 बजे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।